ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष की खांसी से पूरा इंटरोगेशन रूम गूंजने लगा। एक ऑफिसर ने कांच की खिड़की से पीछे खड़े इंस्पेक्टर अब्बास के पास आकर कहा, सर, यह आदमी तो बुरी तरह से खांस रहा है। अगर जल्दी इसकी खांसी को नहीं रोका गया तो मुझे लगता है ये यहीं पर बैठा हुआ अपना दम तोड़ देगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने कुछ सोचने के बाद अपने उस साथी से कहा, एक काम करो, उसकी जैकेट से जो दवाई मिली है उन्हें मेरे पास ले आओ। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे वह। क्रिस्टोफर की बात पर इतनी आसानी से भरोसा करने वाले नहीं थे। हो सकता है आशीष को दवाई देने के पीछे क्रिस्टोफर का कोई मकसद हो। अक्सर ऐसे केसेस में पकड़ी हुई आदमी को उसकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म करने की कोशिश करती है, जिससे वो इंटेरोगेशन के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन पुलिस को बता न दे। मगर इस वक्त इंस्पेक्टर अब्बास जल्द से जल्द आशीष की खांसी का इलाज करना चाहते थे। उनका ऑफिसर एक दवाई की शीशी इंस्पेक्टर अब्बास के पास लेकर आया। इंस्पेक्टर अब्बास ने वह दवाई की शीशी देखते हुए कहा, डॉक्टर एनिका, इस दवाई को अभी इसी वक्त टेस्ट करके बता सकती हैं कि क्या यह दवाई इस वक्त आशीष को देना सही रहेगा या नहीं। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनते ही अनिका ने उस दवाई की शीशी को खोल कर सूंघा। कुछ देर तक सूंघने के बाद अनिका उस दवाई की शीशी से थोड़ा सा लिक्विड एक चम्मच में निकाला। उसके रंग का और उसकी खुशबू की जांच करके अनिका ने उस लिक्विड की कुछ बूंदें अपनी जुबान पर रखी। जब इंस्पेक्टर ने देखा कि अनिका दवाई को अपनी जुबान पर रखकर टेस्ट कर रही थी, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को रोकने की कोशिश की। मगर इंस्पेक्टर अब्बास अनिका तक पहुंच पाते उससे पहले अनिका ने वह दवाई अपनी जुबान पर रख ली थी। उस दवाई को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, यह बिल्कुल सही है। जब इंस्पेक्टर अब्बास को यह एहसास हो गया कि यह दवाई बिल्कुल सेफ थी, इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, तुम यह दवाई लेकर जा सकती हो। इंस्पेक्टर अब्बास का ऑर्डर मिलते ही अनिका अपने हाथ में वह दवाई की शीशी लेकर इंटेरोगेशन रूम के अंदर चली गई। आशीष खांसते हुए अपनी जगह पर बैठा हुआ था। खांसने की वजह से आशीष के शरीर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। आशीष काफी दर्द में लग रहा था। अनिका ने इंटेरोगेशन रूम में रखे पानी के मटके से पानी का एक गिलास भरा और धीरे से आशीष के सामने पानी का गिलास और वह दवाई की शीशी रख दी। आशीष डोगरा ने अब तक अपनी नजरें उठाकर देखा नहीं था कि उसके सामने कौन बैठा था। पानी का गिलास देखते ही आशीष जल्दी से अपनी खांसी रोकने के लिए पानी पीने लगा। गले से पानी नीचे उतरते ही आशीष डोगरा की खांसी कुछ कम होने लगी। जब आशीष की नज़र अपने सामने रखी दवाई पर पड़ी तो आशीष ने उस शीशी में से दवाई पी ली। आशीष का खांसना लगातार जारी था, इसलिए अनिका ने एक और पानी का गिलास भरकर आशीष के सामने रखा। इस बार आशीष ने जब पानी का गिलास अपने हाथ में लिया तब आशीष की नज़र अपने सामने बैठी अनिका पर पड़ी। अनिका को अपने सामने देखकर वह एक सेकेंड के लिए आशीष की खांसी रुक गई, मगर जब आशीष फिर से खांसने लगा तब उसने अपने हाथ में लिया हुआ पानी का पूरा गिलास एक ही सांस में अपने गले से उतार लिया। आशीष अनिका के सामने बिल्कुल खामोश बैठा रहा। दवाई और पानी की वजह से आशीष की खांसी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। अनिका कुछ देर तक आशीष को देखती रही। आशीष ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वह अनिका को जानता तक नहीं था। आशीष ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अनिका और आशीष की जान पहचान की वजह से स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी लोगों को किसी भी तरह का कोई शक न हो। अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक लेकर अनिका के ठीक बगल में आकर इंस्पेक्टर अब्बास बैठ गए। आशीष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक चलता फ़ोन भी ऑन करके आशीष के पास टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने अपना इंटेरोगेशन शुरू करते हुए आशीष से पूछा, मुझे बताओ, क्या जानते हो तुम क्रिस्टोफर के बारे में। इंस्पेक्टर अब्बास का सवाल कानों पर पड़ते ही आशीष ने अपना सर झुकाकर कहा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला और ना ही मेरा क्रिस्टोफर के साथ कोई लेना देना है। आशीष का जवाब सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारा क्रिस्टोफर के साथ कोई लेना देना नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हें उसके साथ देखा है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर खुद तुम्हें बचाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इतना खतरनाक आदमी जिससे लोगों की जान की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी परवाह है।
उसने मैसेज के जरिए तुम्हें बचाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की है और तुम कहती हो कि तुम्हारा क्रिस्टोफर के साथ कोई लेना देना नहीं है। आशीष, इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका तीनों ही यह बात अच्छी तरह जानते थे कि क्रिस्टोफर एक इतना खतरनाक इंसान था कि उसने लोगों को जहरीले ड्रग देकर अब तक 4 लोगों की जान ले ली थी। एक आदिनाथ, एक विक्रम जो चैंपियनशिप में अनिका से हारने के बाद ऑन द स्पॉट मरा जरूर था, मगर उसकी मौत की असली वजह उसके शरीर में दौड़ रही थी। उसके बाद व्योमा और नताशा को भी वही ड्रग इंजेक्ट किया गया था। इतना खतरनाक आदमी आशीष डोगरा की जान की परवाह क्यों कर रहा था? यह बात सबकी समझ के बाहर थी। कुछ देर तक अपना सर झुकाए आशीष डोगरा अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास के सामने बैठा रहा। फिर धीरे से इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर आशीष ने कहा, सिर्फ इतना याद रखना कि उसे किसी भी तरह की डील मत करना। आशीष की आवाज काफी धीमी थी, मगर आशीष की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह दबी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास को कोई बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस के इंटेरोगेशन रूम में ऑफिसर के बीचों बीच बैठकर आशीष डोगरा इंस्पेक्टर अब्बास को अलर्ट कर रहा था। अरेस्ट होने के बाद पहली बार आशीष डोगरा ने अपना मुंह खोला था। यह सब कुछ अनिका के आने के बाद हुआ था। अनिका के आने से पहले इंस्पेक्टर अब्बास और उनके आदमियों ने आशीष डोगरा का मुंह खुलवाने की काफी कोशिश की थी, मगर आशीष डोगरा ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। अब जब आशीष डोगरा बात करने लगा था, इंस्पेक्टर अब्बास को एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। आशीष के साथ बातचीत आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? डील तो अनिका से हो चुकी है कि अगर वह तुम्हें दवाई देती है तो उसके बदले वह उनके कुछ सवालों का जवाब देगा। इसमें अनिका को क्या खतरा हो सकता है? इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनने के बाद आशीष अनिका की ओर देखने लगा। आशीष की आंखों से साफ नजर आ रहा था कि वह अनिका के लिए काफी परेशान था। आशीष धीरे धीरे खांस रहा था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो अनिका ने आशीष को पहली बार देखने के बाद महसूस की थी। धीरे से आशीष ने अपनी कमर सीधी करते हुए अनिका से कहा, मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसके साथ कोई डील मत करना आप लोग। चाहे मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, मैं इसके अलावा आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा। आशीष की बातों में कहीं न कहीं अनिका को अपने लिए चिंता नजर आ रही थी, मगर आशीष की बातों से एक बात बिल्कुल साफ थी कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका को कुछ नहीं बताने वाला था। आशीष फिर से जोर जोर से खांसने लगा। अब खांसी पहले से ज्यादा तेज होने लगी थी। अनिका समझ गई थी कि दवाई की वजह से आशीष के शरीर में फिर से खून का सर्कुलेशन होने लगा था, मगर जैसे ही आशीष के शरीर में फिर से ताकत आई, खांसी भी दुगुनी फोर्स के साथ उठने लगी। खांसती हुई आशीष इंस्पेक्टर और अनिका की ओर देखकर कहा, मेरा शरीर पहले से काफी दर्द में है। तुम लोग मुझे टॉर्चर करने के बावजूद मेरे शरीर में उतरे दर्द से ज्यादा दर्द मुझे नहीं पहुंचा पाओगे। अगर आजमाना चाहो तो आजमा कर देख लो। आशीष की खांसी की आवाज सुनकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। आशीष की हालत सचमुच बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि खांस खांस कर आशीष की अंतड़ियां बाहर आ जाएगी, और आशीष इसी तरह खांसता रहा तो आशीष के गले के साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन भी काफी हद तक इंजर्ड हो सकते थे। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या करे। आशीष का शरीर इस वक्त किसी भी तरह का टॉर्चर बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद अनिका आशीष के बगल में बैठकर उनकी नर्व चेक करने लगी। आशीष अनिका के हाथ में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका ने जोर लगाकर आशीष का हाथ पकड़े रखा। खांसती हुई आशीष ने धीमी आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, बहुत देर हो चुकी है। अगर मेरा इलाज हो पता तो मैंने पहले ही तुमसे अपना इलाज करवा लिया होता। अब कोई फायदा नहीं। आशीष की इस बात पर उसे डांट लगाते हुए अनिका ने कहा, अभी अभी कह रहे थे कि कुछ नहीं बोलूंगा, तो इतना बोल क्यों रहे हो? अनिका की डांट सुनकर आशीष की खांसी कुछ देर के लिए जैसे गायब हो गई। अनिका आशीष की नर्व चेक करने लगी। वह आंखें बंद करके बड़े ही ध्यान से आशीष की नर्व्स एग्जामिन करने लगी। आशीष ने देखा कि अनिका काफी कंसंट्रेशन से उसे एग्जामिन करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए टिश्यू पेपर अपने मुंह से लगा करके आशीष ने अपनी खांसी रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद आशीष की नब्ज छोड़ते हुए अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आशीष फिर से खांसने लगा। इस बार टिश्यू पर खून के धब्बे साफ नजर आने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के पास जाकर पूछा, क्या हुआ है इसे? इंस्पेक्टर
अब्बास जानते थे कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ अनिका आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह जानती थी। अनिका ने नब्ज चेक करके जरूर पता लगा लिया होगा कि आखिर आशीष को कौन सी बीमारी थी। अनिका ने खांसते हुए आशीष की ओर देखकर धीमी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, लंग कैंसर लास्ट स्टेज। अनिका की बात सुनते ही आशीष डोगरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आशीष ने कहा, मैं जानता हूँ मैं सिर्फ कुछ ही दिन और जीने वाला हूँ। हाँ, मुझे अफसोस है सिर्फ इस बात का कि तुम लोगों की कस्टडी में और एक मौत होने वाली है। शायद यह जगह ही कुछ ऐसी है, किसी को उसकी मौत खींच लाती है तो किसी मरने वाली को कुछ तुम लोग खुद खींचकर यहाँ ले आते हो। अनिका डॉक्टर वांगापट्टू की शिष्य रही थी और डॉक्टर वांगापट्टू ने हमेशा ही अनिका को सिखाया था कि चाहे बीमारी का कोई भी स्टेज हो, एक डॉक्टर होने के नाते हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अनिका भी इसी बात में विश्वास रखती थी, जब तक सांसें चल रही थी जिंदगी की उम्मीद बाकी है। अनिका ने आसपास खड़े ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए हमें मिस्टर आशीष के लिए एक रूटीन बनाना होगा। वक्त पर दवाई लेनी होगी, वक्त पर सोना होगा। अनिका की इन बातों पर आशीष मुस्कुराता हुआ अनिका को देखता रहा। आशीष मन ही मन सोच रहा था कि अनिका सारी कोशिश से कुछ ही दिनों में नाकाम होने वाली है। आशीष ने अनिका से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो, मगर मैं यह भी जानता हूँ कि आज तक कैंसर का इलाज इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया और मेरा कैंसर लास्ट स्टेज का है। तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो, भगवान तो नहीं हो, इसलिए कहता हूँ कि किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। आशीष दोबारा जोर जोर से खांसने लगा। आशीष की हालत देखती ही अनिका दौड़कर इंटेरोगेशन रूम के बाहर चली गई। इंस्पेक्टर अब्बास और बाकी साथी ऑफिसर्स आशीष को संभालते हुए उसे पानी पिलाने लगे, मगर इस बार आशीष के गले से पानी भी नहीं उतर रहा था। पानी के साथ साथ आशीष को खून की उल्टी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त आशीष अपना दम तोड़ देगा। तभी अनिका दोबारा इंटेरोगेशन रूम में आई। अनिका के हाथ में इस बार एक छोटा सा इंजेक्शन था। आशीष का हाथ कसके पकड़ते हुए अनिका ने आशीष को एक इंजेक्शन लगा दिया। आशीष को इंजेक्शन लगते ही उसकी खांसी कंट्रोल होने लगी। धीरे धीरे आशीष की आंखें भी भारी होने लगी। अनिका ने आशीष का हाथ छोड़कर आसपास खड़े ऑफिसर से कहा, इन्हें कुछ देर सोने दो। अनिका जब यह कहकर इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाने लगी, तब आशीष की धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनिका जब आशीष की बात सुनने के लिए आशीष की ओर मुड़ी, तब आशीष ने अनिका से कहा, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। आशीष डोगरा की बात सुनकर अनिका ने इंटेरोगेशन रूम के बाहर बढ़ते हुए अपने कदम रोक लिए। जब अनिका ने मुड़कर आशीष की ओर देखा, तब आशीष की आंखें काफी भारी हो चुकी थी। अनिका तेजी से आशीष के पास आई और धीमी और दबी हुई आवाज में आशीष अनिका से कहने लगा, जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें ना उलटना ही अच्छा होता है। कभी कभी सच इतना कड़वा हो जाता है कि वह हमारे लिए जहर बन जाता है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष उससे क्या कहना चाहता था। आशीष की आंखें धीरे धीरे नींद से भरने लगी थी। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त आशीष बेहोश हो जाएगा। अनिका ने आशीष को जो इंजेक्शन लगाया था वह अब आशीष के ऊपर असर करने लगा था। अनिका आशीष के कंधे पर एक हाथ रखकर उससे पूछने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। मगर इससे पहले कि आशीष अनिका से कुछ और कह पाता, आशीष बेहोश हो चुका था। आशीष के लिए इस वक्त आराम करना बहुत जरूरी था। अनिका के दिए हुए इंजेक्शन का असर आशीष पर हो चुका था। आसपास खड़े ऑफिसर्स की ओर देखकर अनिका ने कहा, मेरे ख्याल से अभी इसे कुछ घंटों तक सोने देना चाहिए। यह कहते हुए अनिका कमरे से बाहर निकल गई। अनिका कुछ देर तक समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर आशीष डोगरा उससे क्या कहना चाहता था। क्या वह उसे अपने अतीत के बारे में जानने से रोक रहा था? क्या अनिका की मां के साथ कोई ऐसी बात जुड़ी थी जो जानने से अनिका को दुख पहुंच सकता था? अनिका से अब यह इंतजार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अनिका ने अपना फोन निकालकर क्रिस्टोफर को मैसेज किया, मैंने आशीष को दवाई दे दी है, वह इस वक्त सो गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वीडियो भेज सकती हूँ। अनिका के मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद क्रिस्टोफर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, इस खेल में हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा। क्रिस्टोफर का यह मैसेज पढ़ने के बाद अनिका ने पूछा, तो क्या जवाब है मेरे सवाल का? मैं 6 साल पहले प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? अनिका ने क्रिस्टोफर को यही मैसेज भेज दिया। लगभग
5 मिनट तक क्रिस्टोफर का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अनिका और क्रिस्टोफर के बीच इस वक्त केस से जुड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका के फ़ोन के ऊपर नज़र बनाए हुए थे। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने मैसेज किया। अपने फ़ोन स्क्रीन पर मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे से होश उड़ गए। क्रिस्टोफर ने लिखा था, तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट हुई हो। यह मैसेज पढ़ते ही अनिका का चेहरा लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था अनिका की रगों से खून बाहर बहने लगा था। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसके साथ यह कैसे हुआ होगा। तब उसे इस बात का यकीन हो गया कि 6 साल पहले जब वह हमेशा बीमार रहा करती थी और मोटे शरीर की वजह से अक्सर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी, तब एक दिन वह जब गहरी नींद में लगभग बेहोशी की हालत में थी, तब किसी ने उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया था। अनिका के ठीक बगल में खड़े इंस्पेक्टर अब्बास ने भी यह मैसेज पढ़ लिया था। पहले इंस्पेक्टर अब्बास को यह लगा था कि शायद अनिका और रोहित मारवा का 6 साल पहले कोई अफेयर रहा होगा, जिसकी वजह से अनिका प्रेग्नेंट हुई थी और रोहित के बच्चों की मां बनी थी। मगर यह मैसेज पढ़ने के बाद खुद इंस्पेक्टर अब्बास काफ़ी शॉक हो गए थे। हालांकि यह बात अनिका के लिए बहुत ही प्राइवेट थी, मगर क्योंकि क्रिस्टोफर से जुड़ी हर बात जानना इंस्पेक्टर अब्बास के लिए ज़रूरी था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका का वह मैसेज पढ़ा था, मगर वह अच्छी तरह जानते थे कि अनिका इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब थी। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इंस्पेक्टर अब्बास समझ चुके थे कि हमेशा ही शांत रहने वाली अनिका इस वक्त काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी। अनिका को इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी पर उसका खुद का कोई अधिकार है या नहीं। अनिका 2 बच्चों की मां बनी थी, मगर उसकी प्रेगनेंसी किसी और ने कंट्रोल की थी। आखिर इतनी बड़ी साजिश अनिका के साथ क्यों हो रही थी? यह बात अनिका की समझ के बाहर थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने बड़े ही पोलाइटली अनिका से कहा, देखो अनिका, मुझे लगता है क्रिस्टोफर के आदमी इतनी जल्दी कुछ बोलेंगे नहीं। तुम्हें घर जाकर कुछ देर आराम करना चाहिए। जैसे ही कुछ पता लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा। अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। इंस्पेक्टर अब्बास की बात अनिका के कानों पर पड़ी थी, मगर बिना कुछ सोचे समझे अनिका ऑफिस से बाहर की ओर धीरे धीरे चलने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास को पहली बार यह एहसास हुआ कि अनिका कुछ कमजोर पड़ गई थी। इंस्पेक्टर अब्बास जब से अनिका से मिले थे, उन्होंने अनिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइटर की इमेज देखी थी, मगर आज पहली बार उन्होंने अनिका के झुके हुए कंधे देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। इंस्पेक्टर अब्बास खिड़की से अनिका को बाहर जाते हुए देख रहे थे, तभी पीछे से एक ऑफिसर ने आकर उन्हें कहा, सर, यह लोग अपना मुंह इतनी आसानी से खोलने वाले नहीं हैं। हमने हर तरकीब आजमा कर देखी है, यहाँ तक कि उन्हें टर्टोर भी किया गया, मगर क्रिस्टोफर के आदमी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अनिका की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अपने आदमियों से कहा, कोशिश जारी रखो, वह लोग जरूर अपना मुंह खोलेंगे। तभी उनके एक साथी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर, ये अंडरवर्ल्ड के लोगों की ही भाषा समझते हैं। इनका मुंह खुलवाना हो तो हमें भी ऐसे ही किसी का सहारा लेना चाहिए। अपने साथी ऑफिसर्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास चौंक गए। वह हैरानी से अपने साथी की ओर देखने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास के साथी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर, मैंने सुना है कि ऐसे लोगों से अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उगलवानी हो तो ब्लैक कैट नाम का एक अंडरवर्ल्ड का शख्स यह काम बड़ी आसानी से कर देता है। अगर किसी तरह हम उन्हें कन्विंस कर सकें तो इन लोगों में से इन्फॉर्मेशन उगलवा सकते हैं। तभी उस ऑफिसर के पीछे खड़ी भूमिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अरे, मुझे नहीं लगता यह सही रहेगा। अरे, ब्लैक कैट तो खुद अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, वह भला हमें क्यों मदद करने लगेगा? और जो काम ब्लैक कैट कर सकता है वह हम लोग क्यों नहीं कर सकते? उस साथी ऑफिसर ने भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वह इसलिए क्योंकि हम उनके वसूलों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। जिस तरह बीमारी का पता लगाने के बाद ही एक डॉक्टर उस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है, अगर इनसे वसूल छुड़वाने हैं तो पहले हमें यह जानना होगा कि इनके वसूल आखिर हैं क्या। अपने साथी ऑफिसर्स की बात को नकारते हुए भूमिका ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैक कैट हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर नहीं है और इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो हमारे ऑफिसर्स नहीं कर सकते और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग कर सकते हैं। हम उनसे कमज़ोर नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं।
चलो मेरे साथ, उन लोगों की खबर लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भूमिका उस ऑफिसर के साथ वहां से चली गई। इंस्पेक्टर अब्बास अभी भी खिड़की के बाहर अनिका की ओर देख रहे थे। अनिका की चाल काफी धीमी पड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने सोचा कि वह अनिका को ड्रॉप करने गुलेरिया हाउस चले जाएं, मगर जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, उन्होंने देखा कि अनिका की कार के ठीक सामने रोहित मारवा अनिका का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। धीरे से चलती हुई अनिका जब अपनी कार के पास पहुंची, तब अचानक ही एक लंबे आदमी के साथ टकरा गई। उस आदमी के परफ्यूम की महक अनिका को कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जब अनिका ने अपनी नजरें उठाकर देखा, तो अनिका के सामने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका के लिए कार का दरवाजा खोला और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनिका अभी भी अपनी गहरी सोच में थी, मगर रोहित को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के बाहर देखकर अनिका ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी सीट बेल्ट कमर पर कसते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मैं अपने बच्चों की माँ को घर ले जाने आया हूँ। अनिका को देखकर रोहित मुस्कुरा रहा था, मगर अनिका काफी मायूस लग रही थी। कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद अनिका के चेहरे की मायूसी देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, तुम ठीक तो हो? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतनी टेंशन में नहीं देखा है। रोहित की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, मुझे आज पता चल चुका है कि मैं 6 साल पहले प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। अनिका की बात सुनते ही रोहित ने जोर से कार को ब्रेक लगाई। हाईवे पर कार को रोड की साइड में पार्क करके रोहित ने अनिका से पूछा, जरा मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे बच्चों की माँ कैसे बनी। अपनी नजरें झुकाए हुए अनिका ने कहा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर था, मगर उसके चेहरे पर किसी भी तरह का टेंशन या अफसोस नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना एक हाथ हल्के से मारते हुए कहा, काश हमारे बच्चे भी बाकी नॉर्मल कपल की तरह हुए होते। रोहित की ऐसी बात सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम्हें यह जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है कि हमारी जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है? रोहित ने कार फिर से ड्राइव करते हुए अनिका से कहा, हाँ, मैं हैरान जरूर हूँ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मुझे लग रहा है कि किसी ने मुझे भी बेहोश करके मेरे शरीर से शुक्राणु निकालकर मुझे इस मामले में ट्रैप करने की कोशिश की होगी। मगर सच कहूँ तो यह सब कुछ जिसने भी किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। रोहित की बातें सुनकर अनिका का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा था। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसी बातों में भी मजाक सूझ रहा है? रोहित ने अनिका की ओर बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा, यह मजाक नहीं है, यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिस किसी ने भी यह चाल चली है मेरे लिए, वह भगवान के भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं है। उसकी इस हरकत की वजह से मेरी जिंदगी के सबसे कीमती 2 तोहफे आए, आर्यन और रिया। और हाँ, उनके साथ साथ मेरी जिंदगी में आई मेरी जीने की वजह, मेरे बच्चों की माँ यानी कि तुम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह मेरी जिंदगी में आई हो। अगर मैं रोज ऊपर वाले को थैंक यू कहता हूँ कि बच्चों के जरिए तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे इसके अलावा किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें मैं हैरान जरूर हूँ, मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है। रोहित के बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। रोहित जो कुछ भी कह रहा था, उसके सारे शब्द उसके दिल से निकल रहे थे। रोहित की आंखों में अनिका के लिए प्यार देखकर अनिका का गुस्सा जैसे एक पल में ही गायब हो गया था। अनिका की ओर देखते हुए रोहित बड़े ही आराम से कार चला रहा था। रोहित धीरे से फिर से अपनी नजरें रास्ते पर बनाकर कार चलाने लगा। अनिका ने कुछ देर बाद रोहित से कहा, तुम जानते हो ना, बेहोशी की हालत में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे बीज उन्होंने मेरे शरीर में ट्रांसफर किए। यह किसी रेप से कम नहीं है। रोहित ने कार चलाते हुए बड़े ही आराम से अनिका से कहा, जो कुछ भी हुआ है, अगर वह सब कुछ नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस बात को लेकर काफ़ी नाराज होता, मगर मेरे साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज तुम और मेरे दोनों बच्चे मेरी लाइफ में आए हो। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर बच्चे ना होते तो शायद हम दोनों कभी नहीं मिलते। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उस रात को, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। यह कहने के बाद रोहित चुपचाप कार गुलेरिया हाउस की ओर ले जाने लगा।
वहाँ गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया और आकाश हॉल में बैठे हुए अनिका के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अनिका का फोन काफी देर से स्विच ऑफ था। करण गुलेरिया को अब अनिका के लिए टेंशन होने लगी थी। कॉलेज कैंपस हॉल में जो कुछ भी हुआ था वह न्यूज अब तक करण गुलेरिया तक नहीं पहुंची थी। करण गुलेरिया अपने आदमियों को फोन करके अनिका के पीछे भेजने वाले थे। तभी घर का एक नौकर करण गुलेरिया के पास आया और कहने लगा, साहब, वह गेट से सिक्योरिटी का फोन आया था, कोई आपसे मिलने आया है। सुहासिनी मारवा मैडम आपसे मिलने आई हैं। करण गुलेरिया रोहित की दादी माँ के आने की खबर सुनकर हैरान थे, मगर वह चाहकर भी सुहासिनी मारवा को मिलने से मना नहीं कर सकते थे। उन्हें इस बात का डर था कि वह फिर से गुलेरिया हाउस में आकर अनिका की इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर इस बार करण गुलेरिया ने तय कर लिया था कि अगर सुहासिनी मारवा ने अनिका के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो वह यह भूल जाएंगे कि सुहासिनी मारवा मारवा खानदान की दादी माँ थी, और मारवा खानदान इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे पावरफुल खानदान था। करण गुलेरिया ने इशारे से नौकर से कहा कि सुहासिनी मारवा को अंदर भेज दिया जाए। सुहासिनी मारवा लीला के साथ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर अंदर आई। उनके साथ उनके कुछ बॉडीगार्ड्स और नौकर भी मौजूद थे। करण गुलेरिया ने व्हील चेयर के ठीक सामने लीला ने सुहासिनी मारवा की व्हील चेयर रुकाई। करण गुलेरिया ने बड़ी धीमी आवाज में सुहासिनी मारवा से कहा, आइए मिसेज मारवा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। करण गुलेरिया की बातों का जवाब देते हुए सुहासिनी मारवा ने कहा, मैं यहाँ रोहित और अनिका की शादी की बात करने आई हूँ। सुहासिनी मारवा ने सीधे पॉइंट पर आकर करण गुलेरिया से बात की थी। करण गुलेरिया ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित की दादी माँ आज गुलेरिया हाउस में रोहित और अनिका के रिश्ते की बात करने आई थी। वह सुहासिनी मारवा की बात से हैरान जरूर थे, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालते हुए करण गुलेरिया ने सुहासिनी मारवा से कहा, यह अचानक रोहित और अनिका की शादी की बात कहाँ से आई। सुहासिनी मारवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण गुलेरिया से कहा, देखो, पहले ही अनिका तमाशा खड़ा कर चुकी है। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भला बुरा बोलने से पहले उसे यह तो सोचना चाहिए था कि वह किस खानदान के साथ रह रही है और उसका रिश्ता किस खानदान के साथ होने जा रहा है। आप शायद नहीं जानते, मगर जब आप हमारे यहाँ आए थे और आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तब मैंने ही आपके लिए दवाई भेजी थी। जानते हो वह दवाई कौन सी थी? करण गुलेरिया को अच्छी तरह याद था कि जब मारवा हाउस की पार्टी में वह अचानक ही बेहोश हो गए थे, तब उन्हें एक दवाई खिलाई गई थी जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। सुहासिनी मारवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दिमाग को शांत करके ब्रेन स्ट्रोक से होने वाले जान के खतरे को टालने वाली दवाई थी वह, जो कहा जा सकता है कि एक जादुई दवाई थी, और वह दवाई आयुर्वेद के चमत्कार से बनी थी। वह दवाई डॉक्टर वांगा बटू के किसी शिष्य ने बनाई थी, और उसी दवाई की वजह से न सिर्फ आपकी जान बची है बल्कि मेरी तबीयत में भी उसी दवाई की वजह से यह सुधार हुआ है। घर में जीता जागता सबूत होने के बावजूद उस लड़की को यह सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे हम दोनों खानदान के पास कम पैसा है जो कुछ पैसे की लालच में आकर उस लड़की ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। आयुर्वेद और पुरानी संस्कृति दवाइयों को नीचा दिखाने में आखिर क्या हासिल हो जाएगा उस लड़की को? करण गुलेरिया के पास इस वक्त सुहासिनी मारवा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अनिका यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए, और अनिका ही सबके सामने यह साबित करेगी कि उसने यह सब कुछ नहीं कहा था। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ था यह बातें अब तक बाहर नहीं निकली थी, इसलिए करण गुलेरिया और आकाश को अनिका के लौटने का इंतजार था। मगर वह दोनों मन ही मन यह सोच रहे थे कि किसी तरह सुहासिनी मारवा का रूप लेकर घर में जो मुसीबत अचानक आ गई थी वह किसी तरह यहाँ से टल जाए। मगर सुहासिनी मारवा भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। यह मौका उनके लिए सबसे अच्छा मौका था जब वह करण गुलेरिया को शादी के लिए राजी कर ले। लड़की के बारे में बुराइयां करके सुहासिनी मारवा करण गुलेरिया को यह जताना चाहती थी कि ऐसे हालत में जबकि अनिका का नाम शहर में इतना बदनाम हो चुका था, गुलेरिया परिवार के पास सुहासिनी मारवा का प्रपोजल मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी अचानक एक नौकर किशन मामा और अंजलि मामी को लेकर करण गुलेरिया के पास आया। किशन मामा को देखते ही करण गुलेरिया ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। करण गुलेरिया ने किशन मामा से कहा,
अरे किशन, आओ आओ बैठो। जे अंजलि मामी और किशन मामा ने जब सुहासिनी मारवा को वहां देखा तब थोड़ा हिचकिचाते हुए किशन मामा ने आकाश से कहा, बेटा अगर तुम कहो तो हम कुछ देर बाहर इंतजार करते हैं। इससे पहले कि आकाश किशन मामा की बात का जवाब देता, सुहासिनी मारवा ने मुस्कुराते हुए अपनी व्हील चेयर को किशन मामा की ओर घुमाया और कहा, नहीं नहीं, आप क्यों वेट करने लगेंगे? भला आप तो इस घर के अपने हैं, पराए तो हम हैं। दादी माँ का ट्रेंड सुनकर करण गुलेरिया की चिढ़ बढ़ने लगी थी, मगर किसी तरह आकाश ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत किया। किशन मामा ने मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया से कहा, क्या अनिका घर वापस लौट आई? करण गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह अभी यूनिवर्सिटी से लौटी नहीं। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। किशन मामा और अंजलि मामी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर किशन मामा ने बड़ी ही धीमी आवाज में करण गुलेरिया से कहा, क्या आपको पता नहीं है यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ? आकाश और करण गुलेरिया किशन मामा की यह बात सुनकर चौंक गए। आकाश ने किशन मामा से पूछा, नहीं, अनिका का फोन काफी देर से स्विच ऑफ आ रहा है, हमें पता नहीं है वहाँ क्या हुआ है। आकाश की यह बात सुनते ही किशन मामा मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। किशन मामा ने करण की गुलेरिया की ओर देखकर कहा, हमें कुछ देर पहले श्वेता का कॉल आया था। अरे हम तो खुद ताजुब हो गए जब हमें पता चला कि डॉक्टर वांगापट्टू की वह शेष, जिसके बारे में हम जानते तो थे मगर कभी हम में से किसी ने उसे देखा नहीं था, वह और कोई नहीं बल्कि हमारी अनिका है। और अब डॉक्टर वांगापट्टू चाहते हैं कि इस देश की परंपरा और आयुर्वेदिक धरोहर को अनिका आगे बढ़ाएं। भाई, हमारे खानदान के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? स्वाति जो विरासत छोड़ गई थी वह अगर अनिका आगे बढ़ाए तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए हम अनिका से मिलने यहाँ दौड़े चले आए। अपनी बेटी की इस काबिलियत के बारे में सुनकर करण गुलेरिया का सीना और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया, खासकर तब जब यह खबर ठीक सुहासिनी मारवा के सामने आई थी। यह खबर सुनकर सुहासिनी मारवा धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लीला ने सुहासिनी मारवा को सहारा देने की कोशिश की, मगर लीला को दूर करते हुए सुहासिनी मारवा धीरे से चलते हुए किशन मामा और अंजलि मामी की ओर गई। उनके चेहरे पर काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा था। सुहासिनी मारवा ने किशन मामा से पूछा, तो क्या वह दवाई जिसने दिमाग को काबू में किया जा सकता है वह दवाई? इससे पहले कि सुहासिनी मारवा अपनी बात पूरी कर पाती, बाहर तेजी से एक कार के रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर में रोहित और अनिका हॉल के अंदर दाखिल हुए। अपनी दादी माँ को गुलेरिया हाउस में देखकर रोहित चौंक गया। रोहित ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप यहाँ? रोहित को गुलेरिया हाउस में देखकर दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए दादी माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारी और अनिका की शादी की बात करने आई हूँ। अच्छा हुआ कि मारवा खानदान भी यहीं पर मौजूद है, बात करने में आसानी होगी। दादी माँ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित के ठीक बगल में खड़ी अनिका वही लड़की थी जिसने डॉक्टर वांगापट्टू से आयुर्वेद की विद्या सीखी थी। एक लड़की के इतने रूप हो सकते थे, यह बात सुहासिनी मारवा को हजम नहीं हो रही थी, मगर आज वह किसी भी तरह अनिका और रोहित की शादी पक्की करने का इरादा लेकर गुलेरिया हाउस पहुंची थी। दादी माँ ने सोचा था कि अगर वह किसी तरह करण गुलेरिया और मल्होत्रा खानदान के सामने यह साबित करेंगे कि अनिका का हाथ थामने के लिए शायद कोई भी अच्छे परिवार का लड़का सामने नहीं आएगा, तो वह करण गुलेरिया को मजबूर कर सकती थी अनिका की शादी रोहित के साथ तय करने के लिए। मगर यहाँ इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद अब दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह करण गुलेरिया पर शादी के लिए प्रेशर बनाए। दादी माँ ने फिर बात बनाते हुए करण गुलेरिया से कहा, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद की थोड़ी बहुत जानकारी अनिका को है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि दो बच्चों की मां के साथ शादी करने के लिए लड़के लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे गुलेरिया हाउस के बाहर। जैसे ही दादी माँ ने यह बात कही, अपनी व्हील चेयर को दरवाजे की ओर मोड़ते हुए करण गुलेरिया ने एक नौकर से कहा, मुझे लगता है अब टाइम हो गया है, जिन लड़कों के घर वालों को हमने अपॉइंटमेंट दी थी उन्हें अंदर भेजो। करण गुलेरिया ने हॉल में बैठे बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं अनिका का इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने इस शहर के ऊंचे खानदान के लोगों को न्योता दिया था। जिस किसी को भी अनिका का हाथ मांगना हो वह सीधे मुझसे मिल सकते हैं, और आज वाकई अच्छा मौका है कि मल्होत्रा परिवार भी यहीं मौजूद है। अंजलि मामी की ओर इशारा करते हुए करण गुलेरिया ने कहा,
आप लोगों ने अनिका को बहुत प्यार दिया है, दुल्हे को चुनने का हक आपको भी मिलना चाहिए। दादी माँ और रोहित करण गुलेरिया की यह बात सुनकर हैरान थे। तभी दरवाजे से कुछ औरतें अंदर की ओर आईं। सुहासिनी मारवा उन औरतों को देखकर चौंक गई। वह ज्यादातर औरतों को अच्छी तरह जानती थी। यह सारी औरतें ऊंचे खानदान से थीं। मारवा हाउस में रखी पार्टी में इनमें से ज्यादा औरतें अपने परिवार के साथ मौजूद रहते थे और काफी औरतें को सुहासिनी मारवा पर्सनली भी जानती थीं। सारी औरतें एक के बाद एक अपने अपने बेटे की तस्वीर करण गुलेरिया के सामने रखते हुए अनिका का हाथ मांगने लगी। रोहित को यह सब कुछ देखकर काफी अक्वर्ड फील हो रहा था। अनिका भी काफी हैरान थी। अनिका जैसे ही अपने कमरे में जाने की कोशिश करने लगी, घर आई एक औरत ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, मेरा बेटा इसी साल इलेक्शन जीता है। पार्टी ने मेरे बेटे से वादा किया है कि अगले इलेक्शन के बाद वह उसे पार्टी की ओर से चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनवाएंगे। अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात होगी। सुहासिनी मारवा इस औरत को अच्छी तरह जानती थी। वह औरत एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बीवी थी जिनका दिल्ली शहर में काफी होल्ड था। उस औरत के पास अपनी व्हीलचेयर ले जाते हुए सुहासिनी मारवा ने कहा, यह क्या कह रही हैं आप? मैं आपके बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। काफी ब्राइट फ्यूचर है आपके बेटे का। क्या आप जानती नहीं, यह लड़की 2 बच्चे की माँ है? सुहासिनी मारवा की बात का जवाब देते हुए इस औरत ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ दादी माँ, मगर अगर ऐसी बहू हमारे खानदान को मिल जाए तो सचमुच हम अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। यह न सिर्फ बहुत अच्छी डॉक्टर है बल्कि दिखने में ही किसी परी से कम नहीं है। अगर यह हमारे खानदान में शादी करके आती हैं तो हम इनके बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे बेटे के साथ शादी करने के बाद यह हमारे खानदान को वारिस देती हैं तो वह वारिस भी इसी की तरह खूबसूरत और बुद्धिमान होगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? एक के बाद एक सारी औरतें अपने अपने बेटे की तस्वीर अनिका को दिखाने लगी। अनिका को उन औरतों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कॉमेडी शो देख रही हो। रोहित सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल कर रहा था कि वह घर आई सभी औरतों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, मगर किसी तरह रोहित ने अपने आप पर काबू बनाए रखा। अनिका इन सबके बीच काफी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। वह 1-2 औरतों को पीछे धकेलते हुए दौड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। तभी करण गुलेरिया ने उन सभी औरतों से कहा, लगता है वह शर्मा गई, मगर आप लोग फिक्र मत कीजिए, यहाँ सामने जो बैठी हैं वह उनकी मामी हैं, मल्होत्रा खानदान की बहू अंजलि मल्होत्रा। यूँ समझ लीजिए कि वही अनिका की माँ है। आप सब जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी बातें करना चाहते हैं, उनसे कर सकती हैं। ऊंचे खानदान की औरतों ने एक के बाद एक अंजलि को अपने बेटे की खूबियां बताना शुरू कर दिया। रोहित बस सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। अपने बेडरूम में पहुंचने के बाद अनिका ने अपने पर्स से फोन निकाला और क्रिस्टोफर को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे इस तरह से प्रेग्नेंट करने की प्लानिंग आखिर किसकी थी? अनिका को क्रिस्टोफर को मैसेज भेजे काफी वक्त गुजर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टोफर ने अभी तक वह मैसेज पढ़ा नहीं था। कुछ देर के बाद अनिका ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और शावर लेने चली गई। वहां नीचे हॉल में अभी भी ऊंचे खानदान की औरतें अपने अपने बेटों का रिश्ता लेकर अंजलि मामी, किशन मामा और करण गुलेरिया को घेर कर खड़ी थी। रोहित की दादी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह इन सारी औरतों को गुलेरिया हाउस से बाहर कैसे भेजे। नन्ही सी रिया शोर शराबा सुनकर नीचे दौड़ी चली आई। अंजलि मामी के हाथ में लड़कों की तस्वीरें देखकर रिया ने अंजलि मामी से पूछा, बड़ी मामी कौन है यह लोग और इनकी तस्वीरें क्यों देख रही हैं आप? तभी ऊंचे खानदान की एक औरत ने नन्ही सी रिया को अपने हाथों में उठाकर रिया की गाल चूमते हुए कहा, बेटा यह मेरे बेटे की तस्वीर है। बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी मामी से बात कर रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर बाकी औरतें भी रिया को अपने पास खींचने लगी और अपने अपने बेटे की सिफारिश करने लगी। यह पूरा का पूरा माहौल देखकर नन्ही सी रिया जोर से हंसने लगी। रिया ने अंजलि मामी की ओर देखकर कहा, क्या मेरे साथ शादी करने के लिए भी ऐसे ही भीड़ जमा होगी लड़कों की? नन्ही सी रिया की इस बात से हॉल में बैठे सभी लोग एक साथ जोर जोर से हंसने लगे, मगर नन्ही सी रिया को जब अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वह दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित के पास खड़े होकर पूछने लगी, डैड बताइए ना,
क्या मेरी भी शादी करने के लिए आप इसी तरह लोगों को घर पर बुलाकर कंपटीशन रखवाएंगे? नन्ही सी रिया के मुंह से रोहित के लिए डैड शब्द सुनकर हॉल में अचानक ही सन्नाटा फैल गया। ऊंचे खानदान की एक औरत ने रोहित की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, अगर यह अनिका की बेटी है तो आपको डैड क्यों कह रही है? उस औरत की बात सुनते ही सुहासिनी मारवा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे हारी हुई बाजी फिर से उनके हाथ आ चुकी थी। इस बार सर झुकाने की बारी करण गुलेरिया की थी। सुहासिनी मारवा अपनी व्हील चेयर से उठकर रोहित के ठीक बगल में जाकर खड़ी हो गई। अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हुए सुहासिनी मारवा ने सामने खड़ी औरतों से कहा, बात यह है कि अनिका के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है आर्यन और एक यह नन्ही सी बच्ची रिया जो इस वक्त आपके सामने खड़ी है। दोनों बच्चे जुड़वा हैं। दोनों बच्चों की मां अनिका है और दोनों बच्चों का बाप मेरा पोता रोहित मारवा है। जब सबके सामने इस बात का खुलासा हुआ तब एक औरत ने अंजलि मामी की ओर देखते हुए पूछा, मिसेज मल्होत्रा, दादी माँ यह क्या कर रही हैं? क्या आपकी भांजी रोहित मारवा के साथ किसी रिलेशनशिप में है? अंजलि मामी और किशन मामा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस बात का क्या जवाब देते। तभी करण गुलेरिया ने अपना गला खराशते हुए ऊंची आवाज में कहा, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी ने अब तक इनका रिश्ता मंजूर नहीं किया है। फिर भी अगर आप लोग अपने बच्चे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ नहीं जोड़ना चाहते तो यह आपकी मर्जी है। करण गुलेरिया की बात सुनते ही ऊंचे खानदान की एक औरत ने कहा, इसका मतलब यह है कि अनिका ने अब तक इन्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। तब तो यह बात अनिका ही तय करेगी कि कौन उसे पसंद है। भाई, मैं तो चाहूंगी कि एक बार अनिका मेरे बेटे से मिल ले। उस औरत की बात सुनते ही बाकी औरतों ने भी अपने बेटे के साथ अनिका की मीटिंग करवाने का प्रस्ताव रख दिया। फिर से गुलेरिया परिवार का हॉल शोर शराबे से भर गया। रिया ने रोहित की ओर देखकर अपना एक हाथ अपने सर पर मार लिया। रोहित ने नन्ही सी रिया को अपने हाथों में उठाकर कहा, लड़ाई हमेशा फेयर तरीके से लड़नी चाहिए। नन्ही सी रिया ने दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, आप नानू को कैसे मनाएंगे? रोहित ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मनाना तो पहले तुम्हारी मम्मा को है। अगर वह मान जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत हम सबको अलग नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद सारी औरतें अपने अपने बेटे की तस्वीर और बायोडाटा अंजलि मामी को सौंपकर वहां से चली गई। उन औरतों के जाते ही सुहासिनी मारवा ने अपनी व्हील चेयर पर बैठते हुए बड़े ही एटीट्यूड से रोहित और लीला से कहा, चलो चले यहाँ से। इतना शोर शराबा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। लीला दादी माँ को लेकर वहां से चली गई। रोहित व्हील चेयर पर बैठे करण गुलेरिया को देखने लगा। करण गुलेरिया अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित उन्हें देख रहा है, मगर वह किसी तरह रोहित से अपनी नजरें चुराने लगे। फिर रोहित अंजलि मामी और किशन मामा को बाय कह के वहां से चला गया। अपने डैड की मायूस सूरत देखकर रिया को कहीं न कहीं अपने नानू पर गुस्सा आने लगा था। वह दौड़कर फिर से अपने बेडरूम की ओर चली गई। जब रिया बेडरूम में पहुंची ठीक उसी वक्त अनिका शावर लेकर बाहर निकली। अनिका ने तुरंत अपना फोन चेक किया। वह देखना चाहती थी कि क्रिस्टोफर ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था या नहीं, मगर अनिका ने देखा कि उसके फोन स्क्रीन पर रोहित का एक मैसेज फ्लैश हो रहा था जिसमें लिखा था, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी शादी करूंगा, मगर आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारे साथ शादी। रोहित का यह मैसेज पढ़कर अनिका के शरीर में जैसे बिजली दौड़ने लगी थी। पहली बार रोहित का मैसेज देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनिका अब तक इस बात से बहुत नाराज थी कि आखिर 6 साल पहले किसी ने इतनी बड़ी साजिश करके अनिका को रोहित के बच्चों की मां बनाया था, मगर रोहित का इस पूरी बात के प्रति ऐसा एटीट्यूड देखकर अनिका को भी कहीं न कहीं यह लगने लगा था कि जो कुछ भी हुआ था आखिर वह इतना बुरा भी नहीं था। मगर अनिका बार बार यही सोच रही थी कि यह कैसे हो सकता है कि रोहित मारवा जैसे बिजनेस टाइकून के शरीर से कोई उसकी जानकारी के बाहर स्पर्म्स निकाल ले। रोहित मारवा 6 साल पहले मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर संभाल चुका था। वह जहां जाता था उसके बॉडीगार्ड उसके साथ ही चलते थे। फिर इतना बड़ा हादसा रोहित के साथ कैसे हो सकता था? इन सारे सवालों का जवाब क्रिस्टोफर के सवाल से जुड़ा था। अनिका फिर से डॉक्टर वांगा पट्टू की दी हुई किताबों में खो गई। अनिका किसी भी तरह जल्द से जल्द मयूर गुलेरिया को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। किताब पढ़ते पढ़ते कब अनिका की आंख लग गई खुद अनिका को पता नहीं चला।
अगले दिन सुबह जब अनिका जागी तब उसने देखा कि सुबह के 11 बज चुके थे। पिछले शाम को जो कुछ भी हुआ था उस चक्कर में अनिका ने खाना नहीं खाया था। अनिका को तेज भूख लगी थी। फ्रेश होने के बाद अनिका सीधे अपने बेडरूम से निकलकर लिविंग हॉल में जाने लगी। तभी उसने देखा कि स्टेयरकेस से कैलाश अधिकारी श्रेया का पीछा करते हुए नीचे उतर रहा था। श्रेया के हाथ में एक नोटपैड था। कैलाश अधिकारी ने श्रेया से कह रहा था, क्या तुम्हारी शादी का सेलिब्रेशन कल या परसों नहीं हो सकता? क्या इसे 3 दिन बाद करना जरूरी है? श्रेया को कैलाश अधिकारी की बात काफी अजीब लग रही थी। श्रेया ने कैलाश अधिकारी की बात का जवाब देते हुए कहा, पहले ही डेट डिसाइड हो चुकी है, काफ़ी इनविटेशन जा चुके हैं और फिर इतनी जल्दी सारे इंतजाम भी कैसे होंगे? भले ही यह छोटा सा सेलिब्रेशन है मगर मेरे और आकाश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। श्रेया की बात काटते हुए कैलाश ने कहा, हाँ वह तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है वह। श्रेया आगे चलते हुए अचानक रुक गई और कैलाश अधिकारी की ओर देखकर पूछने लगी, फिर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कैलाश अधिकारी श्रेया की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। वह बस कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। श्रेया ने कैलाश अधिकारी से कहा, देखिए अगर आप फ्री नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर मेरी शादी का सेलिब्रेशन अटेंड नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात कहकर श्रेया फिर से सीढ़ियां उतरने लगी मगर कैलाश अधिकारी वहीं खड़ा रह गया। कैलाश अधिकारी को श्रेया की बात तीर की तरह चुभी थी मगर श्रेया के लिए अचानक कैलाश अधिकारी को अपना पिता मान लेना इतना आसान नहीं था। पिछले 25 सालों से जो आदमी बिल्कुल अनजान था वह अचानक ही श्रेया की लाइफ में आकर यह जताने लगा था कि श्रेया उसकी बेटी है। कैलाश अधिकारी का चेहरा देखकर श्रेया को अपना बचपन याद आता था जो उनसे मित्तल परिवार के जुल्मों के बीच गुजारा था। बिल्कुल अकेली और बेसहारा बच्ची जब एक बाप के प्यार के लिए तड़प रही थी तब यह कैलाश अधिकारी कहाँ था? यह बात श्रेया को दिन रात सताती थी। कैलाश अधिकारी भले ही श्रेया की बातों से हट हुआ था मगर अपने चेहरे पर मुस्कुरान बरकरार रखते हुए कैलाश अधिकारी ने श्रेया से कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी शादी का सेलिब्रेशन कैसे मिस कर सकता हूँ? एक बाप के लिए बेटी की शादी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। श्रेया के कानों पर कैलाश अधिकारी की बातें पड़ रही थी मगर उनका श्रेया के मन पर कोई असर नहीं हो रहा था। श्रेया को कैलाश की सारी बातें बस एक ढोंग और दिखावा लग रही थी। श्रेया डाइनिंग टेबल पर बैठकर इनविटेशन और बाकी काम शॉर्ट लिस्ट करने लगी थी। श्रेया के ठीक सामने कैलाश अधिकारी बैठकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। श्रेया की नज़र जब कैलाश अधिकारी के परेशान चेहरे पर पड़ी तब श्रेया ने कैलाश अधिकारी से पूछा, क्या हुआ? क्या आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? आकाश और कैलाश ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि वह लोग श्रेया से यह कहेंगे कि कैलाश अधिकारी विदेश में किसी कंपनी का सीईओ है। वह लोग कैलाश के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बारे में श्रेया को नहीं बताना चाहते थे। कैलाश अधिकारी ने मुस्कुराते हुए बात बनाई और कहा, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कंपनी में छोटे मोटे प्रॉब्लम तो चलते रहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी का सेलिब्रेशन धूमधाम से करेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखना, कहीं इन तैयारियों के चक्कर में खाना पीना भूल मत जाना, टाइम से सो जाना। कैलाश अधिकारी जिस तरह श्रेया के साथ एक छोटी बच्ची की तरह पेश आ रहा था उसे कहीं न कहीं श्रेया को चिढ़ हो रही थी। यह सारी बातों की जरूरत जब बचपन में उसे थी तब कैलाश अधिकारी कहीं न था और जब वह खुद एक बच्चे की माँ है तब कैलाश अधिकारी उसे बाप का प्यार देने अचानक उसकी जिंदगी में चला आया था। फिर श्रेया ने अपने काम में बिजी हो गई। तभी कैलाश अधिकारी को एक कॉल आया। सामने वाले की बातें सुनकर कैलाश अधिकारी का चेहरा काफी परेशान नजर आने लगा। अनिका भी ठीक उसी वक्त किचन से अपना नाश्ता लेकर श्रेया के बगल में बैठी थी। कैलाश अधिकारी श्रेया और अनिका से कुछ दूर जाकर बात करने लगा। अनिका भी धीरे से अपनी जगह से उठकर कैलाश अधिकारी के पास चली गई। अनिका ने सुना कैलाश अधिकारी फोन पर किसी से बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी का सेलिब्रेशन है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम लोग चले जाओ, मेरी फिक्र मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी का सेलिब्रेशन मिस नहीं कर सकता, मुझे यहीं रहना होगा। जब कैलाश अधिकारी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो अनिका ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? अनिका को अपने पास खड़ा देखकर 1 सेकंड के लिए कैलाश अधिकारी चौंक गया, मगर अपने चेहरे की परेशानी हटाते हुए कैलाश अधिकारी अचानक ही मुस्कुराने लगा
और अनिका से कहने लगा, अरे कुछ नहीं, वह तो ऐसे ही। देखो, तुम ही मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हो, शादी के सेलिब्रेशन में मेरी बेटी की मदद जरूर करना। यह कहते हुए कैलाश अधिकारी बालकनी से चला गया। अनिका जानती थी जरूर कैलाश अधिकारी कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। बालकनी में खड़े खड़े कैलाश अधिकारी अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। मोबाइल में टाइप करने के बाद कैलाश अधिकारी बालकनी की रेलिंग पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और ब्लैक कैट के अकाउंट में लॉगिन किया। अनिका का शक सही निकला। कैलाश अधिकारी ने ब्लैक कैट वाले अकाउंट पर मैसेज किया था, ब्लैक कैट, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। अनिका ने रिप्लाई करते हुए लिखा, सीधे पॉइंट पर आ जाओ, क्या चाहिए तुम्हें। बालकनी में खड़े कैलाश अधिकारी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ब्लैक कैट, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी की रक्षा करना। ब्लैक कैट के अकाउंट पर कैलाश अधिकारी का इस तरह का मैसेज देखकर अनिका इतना समझ चुकी थी कि जरूर कैलाश अधिकारी के ऊपर कोई खतरा था, मगर अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह खतरा क्या था। अनिका ने कैलाश अधिकारी के मेल पर रिप्लाई करते हुए लिखा, क्या तुम मुझे खुलकर बता सकते हो कि क्या हुआ है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को प्रोटेक्ट करूं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा। टेबल पर बैठी श्रेया अनिका और कैलाश अधिकारी के बीच चल रही चैटिंग से बिल्कुल अनजान थी। वह बार बार अनिका को अपनी तैयारियों की लिस्ट दिखा रही थी। अनिका भी मुस्कुराकर श्रेया की हर बात का जवाब दे रही थी, मगर अनिका की आंखें बालकनी में खड़े कैलाश अधिकारी पर जमी हुई थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद कैलाश अधिकारी ने अपने मोबाइल में कुछ टाइप करना शुरू किया। अनिका भी अपने फोन स्क्रीन पर नजरें जमाकर कैलाश अधिकारी के मैसेज का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर कैलाश अधिकारी का मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था, इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक बार अगर किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट दे दे तो उसे जरूर पूरा करते हो। मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। मेरी बेटी की सेफ्टी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैलाश अधिकारी का यह मैसेज टाइप करने के बाद फिर से अनिका और श्रेया के पास आकर बैठ गया। कैलाश अधिकारी मन ही मन काफी उदास था, मगर वह चेहरे पर मुस्कान लिए श्रेया और अनिका को देख रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि कैलाश अधिकारी मन ही मन बहुत बड़े कंफ्यूजन में था। अनिका पहले से यह बात अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश अधिकारी भले ही एक इंटरनेशनल डॉन था, मगर वह कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे काफी वसूलों वाला डॉन माना जाता था। शक्ल, सूरत और रहन सहन से कैलाश अधिकारी काफी हाई स्टेटस का इंसान लगता था, मगर दिल के किसी कोने में वह एक अच्छा इंसान था। उसने आज तक कभी निर्दोष के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया था। कैलाश अधिकारी ने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंटेक्ट दिए थे, वह सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थे जिन लोगों ने गलत तरीकों से बिजनेस या पॉलिटिक्स में अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया हो। मगर अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि अंडरवर्ल्ड में रहने की वजह से कैलाश अधिकारी के काफी दुश्मन थे। वह लोग जिनसे किसी का बदला लेने के लिए कैलाश अधिकारी ने कांटेक्ट लिया था, वह लोग अब कैलाश अधिकारी से बदला लेने के लिए उसकी जान के पीछे पड़ रहे हो सकते हैं। जब अनिका ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा, तब उसे एहसास हुआ कि अगर ऐसी बात होती तो कैलाश अधिकारी श्रेया को कभी जोखिम में नहीं डालता। अगर कोई कैलाश अधिकारी का मर्डर प्लान कर रहा था तो कैलाश अधिकारी जरूर श्रेया से दूर रहता। फिर क्या वजह हो सकती थी कि कैलाश अधिकारी की घबराहट के? अनिका ने कई सारी पॉसिबिलिटी सोची, मगर उसे ठोस वजह पता नहीं चल रही थी। अनिका ने कैलाश अधिकारी के एक गैंग मेंबर को मेल करते हुए पूछा, कैलाश अधिकारी ने मुझे यह बताया है कि उनकी जान खतरे में है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है? ब्लैक कैट का मेल मिलते ही कैलाश अधिकारी के उस आदमी ने तुरंत मेल का जवाब देते हुए लिखा, आपसे क्या छुपाना, हम सब खुद नहीं जानते कि आखिर बॉस की घबराहट की क्या वजह है। उन्होंने हमसे कहा कि देश छोड़कर चले जाओ। हम कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके देश छोड़कर जा रहे हैं, मगर वह हमारे साथ आना नहीं चाहते। मैं खुद भी कुछ नहीं जानता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, उन्हें किस बात का डर है। कैलाश अधिकारी के खास आदमी की बात सुनने के बाद अनिका का कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
कुछ देर बाद जब श्रेया ने अपनी शादी के सेलिब्रेशन की पूरी लिस्ट तैयार की, श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, वैसे मैंने शादी के लिए जो ड्रेस डिजाइन करवाई थी उसका मैसेज आया है, मेरी ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यह कहते हुए श्रेया के चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट थी। श्रेया ने आज से कुछ महीनों पहले यह तक सोचा भी नहीं था कि जिस आकाश को उसने हमेशा के लिए खो दिया था वह कभी वापस उसकी ज़िंदगी में आएगा। और तो और श्रेया, आकाश और उनकी बेटी पिंकी हमेशा साथ साथ रहेंगे। आकाश के साथ श्रेया की शादी का सपना पूरा होने जा रहा था। उन्होंने कोर्ट में शादी तो जरूर कर ली थी, मगर 3 दिन बाद होने वाली सेलिब्रेशन में सबके सामने वह शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। यह दिन शायद श्रेया की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला था और शादी का जोड़ा पहनने के लिए श्रेया काफी उतावली हो रही थी। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, तुम भी चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए भी ड्रेस बनवाई है। आखिर शादी में तुम ही मेरी सबसे करीबी रिश्तेदार रहोगी। यह कहने के बाद श्रेया अनिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। तभी अनिका ने श्रेया को रोककर इशारे से कैलाश अधिकारी को भी साथ ले चलने को कहा। अनिका का इशारा देखकर श्रेया ने अपनी नजरें झुका ली, मगर फिर वह हुआ जो अनिका ने एक्सेप्ट नहीं किया था। श्रेया धीरे से चलकर डाइनिंग टेबल के पास बैठे कैलाश अधिकारी के पास गई। कैलाश अधिकारी चेहरे पर मुस्कान लिए बस श्रेया को देखने लगा। जैसे ही श्रेया उनके पास चलकर आई, कैलाश अधिकारी अपनी जगह से खड़े हो गए। यह उनकी जिंदगी में पहली बार था जो उनकी बेटी खुद सामने से चलकर उनके पास आई थी। कैलाश अधिकारी की सांसें तेज होने लगी थी। श्रेया ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आप भी हमारे साथ आना चाहें तो चल सकते हैं। हम यहीं पास के एक शोरूम में जा रहे हैं जहां मैंने शादी का जोड़ा सिलवाने के लिए दिया है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। कैलाश अधिकारी ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में उसे यह दिन भी देखना नसीब होगा। हमेशा ही रिश्तों से दूर भागने वाले कैलाश अधिकारी को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी एक छोटी सी फरमाइश पूरी करने के लिए एक दिन वह अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रेया के साथ जाने के लिए कैलाश अधिकारी कुछ भी कर सकता था। श्रेया ने कैलाश अधिकारी की आंखों की खुशी पढ़ ली थी। कैलाश अधिकारी सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह के अंदर उसके शब्द जम गए थे। श्रेया ने कैलाश अधिकारी से कहा, आकाश सीधे शोरूम में मिलने वाला है मुझे, क्या आप कार लाए हो? मुस्कुराते हुए कैलाश अधिकारी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जल्द ही कैलाश अधिकारी श्रेया और अनिका को लेकर अपनी कार के पास पहुंचा। कैलाश अधिकारी ने अपने ड्राइवर से कहा कि कार वह चलाएगा, उसे साथ आने की जरूरत नहीं है। श्रेया और अनिका कार की बैक सीट पर बैठ गई। कैलाश अधिकारी बिल्कुल किसी ड्राइवर की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाने लगा। कैलाश अधिकारी के चेहरे की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। श्रेया अनिका के साथ पीछे अपनी एक्साइटमेंट में अपनी शादी के सेलिब्रेशन के बारे में बातें कर रही थी। अनिका भी मुस्कुराकर उसकी हर बात का जवाब दे रही थी, मगर अनिका की नज़र कार चला रहे कैलाश अधिकारी के ऊपर थी। कैलाश अधिकारी ने अपना फोन नेविगेशन ऑन करके डैशबोर्ड पर एक मोबाइल स्टैंड में रखा था। अनिका की नज़र उसके मोबाइल फोन पर बनी हुई थी। कैलाश अधिकारी को बार बार मैसेज आ रहे थे। मैसेज अनिका पीछे से पढ़ नहीं पा रही थी, मगर अनिका को एहसास हो गया था कि मैसेज पढ़ने के बाद कैलाश अधिकारी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। एक बार फिर उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी। कैलाश अधिकारी चुपके से कार चला रहा था और पीछे सारी बातों से अनजान श्रेया अपनी शादी के सेलिब्रेशन की एक्साइटमेंट अनिका के साथ शेयर कर रही थी। शोरूम पहुंचने के बाद श्रेया अनिका को लेकर शोरूम के अंदर चली गई। वेले पार्किंग को कार की चाबी देने के बाद कैलाश अधिकारी भी श्रेया और अनिका के पीछे पीछे शोरूम के अंदर चले गए। श्रेया जैसे ही शोरूम के मालिक के केबिन के अंदर पहुंची, शोरूम का मालिक अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह खुद ही श्रेया और अनिका की ड्रेस डिजाइन कर रहा था। वह श्रेया और अनिका को शोरूम के टॉप फ्लोर पर ले गया, जहां सिर्फ प्राइवेलिंग कस्टमर के लिए एक ब्यूटिक बनाया गया हुआ था। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने आदमी से कहकर श्रेया की ड्रेस निकलवाई। लाल और हरे रंग की ड्रेस इंडियन और वेस्टर्न फैशन डिजाइन में बनवाई गई थी। ड्रेस का कलर और आर्ट वर्क देखकर खुद अनिका भी इम्प्रेस हो गई थी। अनिका ने श्रेया से कहा, जाओ अब जल्दी से इसे ट्राई करो, मैं जल्दी से तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखना चाहती हूँ। यह बात कहने के बाद पीछे खड़े कैलाश के ऊपर अनिका की नज़र पड़ी। ड्रेस को देखते ही कैलाश के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें भी भीगने लगी थी।
श्रेया को जब इस बात का एहसास हुआ तब श्रेया ने वह ड्रेस कैलाश अधिकारी को दिखाते हुए पूछा, आपको यह ड्रेस कैसी लगी? श्रेया की आवाज़ जब कैलाश अधिकारी के कानों पर पड़ी तब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। कैलाश अधिकारी की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर श्रेया की आंखें भी नम होने लगी थी। उसे पहली बार एक बाप के प्यार का एहसास हो रहा था, वह प्यार जिसे श्रेया ने बचपन से मिस किया था, वह आखिरकार उसे कैलाश अधिकारी की आंखों में नजर आ रहा था। श्रेया ने बगल में लगे कुछ जेंट्स जैकेट की ओर देखकर कैलाश अधिकारी से कहा, आप भी अपने लिए एक अच्छा सा डिजाइन पसंद कर लीजिए शादी में पहनने के लिए। श्रेया की फरमाइश पर कैलाश अधिकारी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। श्रेया ने अनिका से कहा, मैं अभी अपना ड्रेस ट्राई करती हूँ। यह कहते हुए श्रेया चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। कैलाश अधिकारी को शोरूम के मालिक ने एक लाल कलर का रजवाड़ी जोधपुरी दिखाया, जिसका कलर श्रेया के ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। कैलाश अधिकारी अभी उसे ट्राई करने के बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से आकाश ने आवाज लगाते हुए कहा, मुझे लगता है यह जोधपुरी आप पर बहुत सूट करेगा पापा। आकाश को अपनी ओर आते हुए देखकर कैलाश अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। कैलाश अधिकारी ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, यहीं ले लेता हूँ। आकाश ने वह जोधपुरी कैलाश अधिकारी के हाथ में देते हुए कहा, पहले जाकर आप इसे ट्राई कीजिए, अगर अल्टरेशन की जरूरत हुई तो शादी के सेलिब्रेशन के पहले यह सारी ज़रूरतें अल्टरेशन करके हमें भिजवा देंगे। आकाश की बात मानकर कैलाश अधिकारी ट्रायल रूम में चला गया। जब वह जोधपुरी पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आया तो आकाश ने उससे कहा, यह हुई ना बात, अब लग रहे हो ना दुल्हन के पापा। आकाश का कम्प्लीमेंट सुनकर कैलाश अधिकारी का सीना चौड़ा हो गया। तभी श्रेया अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकली। श्रेया को देखते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर उतर कर आई थी। श्रेया को देखते ही कैलाश अधिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक आकाश बस यूं ही श्रेया को देखता रहा और कैलाश अधिकारी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता रहा। तभी अनिका को इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आया। अनिका ने कॉल रिसीव किया तो इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, क्रिस्टोफर के आदमियों में से एक ने अपना मुंह खोला है। उसने बताया है कि कुछ लोग एक आदमी की मदद से हमारे देश के अंदर घुस आए हैं। हमें उस आदमी के बारे में पता चला है, हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अनिका इंस्पेक्टर अब्बास को कुछ पूछती, इंस्पेक्टर अब्बास ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आईने के सामने खड़ी श्रेया ने कैलाश अधिकारी से कहा, शादी के सेलिब्रेशन में हम हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के सामने फेरे लेकर शादी के रिश्ते में बंधने वाले हैं। आपको मेरा कन्यादान करना होगा पापा। अपनी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुनकर कैलाश अधिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कैलाश अधिकारी ने कभी सोचा नहीं था कि उसे जिंदगी में कभी यह दिन भी देखना नसीब होगा। श्रेया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कैलाश अधिकारी ने श्रेया से पूछा, क्या मैं आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे सर पर हाथ रख सकता हूँ? श्रेया ने बिना कुछ कहे अपना सर कैलाश अधिकारी के सामने झुका दिया। कैलाश अधिकारी आगे बढ़कर श्रेया के माथे को चूमने ही वाला था कि अचानक शोरूम के टॉप फ्लोर पर इंस्पेक्टर अब्बास कुछ ऑफिसर्स के साथ आए और कैलाश अधिकारी के सामने अपने गन पॉइंट करके खड़े हो गए।